नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव और चुनाव से पहले सबकी पोल खोल हो रही है। हलफनामा में जो दिखा उसके आधार पर देखिए कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि कई लोगों ने एक खास तरह की विचारधारा के नाम पर दरअसल विचारधारा तो भूल गए, लेकिन विचारधारा के ठीक उलट विचारधारा के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को उसमें डुबो कर रखा। अखिलेश यादव का हलफनामा देख लीजिए, इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का हलफनामा देख लीजिए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के पास न तो घर है, न गाड़ी है, न बंगला है। अखिलेश यादव के पास है अकूत संपत्ति। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हलफनामे से खुली समाजवाद की पोल। सीएम योगी निकले फकीर, अखिलेश है धन्ना सेठ। योगी के पास कुछ नहीं, अखिलेश के पास है सब कुछ। चुनाव से पहले यूपी में एक चर्चा आजकल खूब हो रही है। नामांकन के वक्त सीएम योगी और अखिलेश यादव के हलफनामे की कुछ नहीं, लागू नहीं और सब कुछ पर चर्चा गर्म है। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों ने ही अपनी अपनी सीट से पर्चा भर दिया है। दोनों ने हलफनामे में अपनी संपत्ति और क्रिमिनल केस की जानकारी दी है। हलफनामे में योगी ने अपनी संपत्ति 1,54,00,000 रुपए तो अखिलेश ने 40,14,00,000 रुपए बताए हैं। वहीं योगी पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, जबकि अखिलेश यादव पर 3 मामले दर्ज हैं। चलिए देखते हैं सीएम रहते कितनी बढ़ी दोनों की संपत्ति। मुख्यमंत्री रहते योगी की संपत्ति 60 लाख रुपए बढ़ी है। 61% से ज्यादा संपत्ति योगी आदित्यनाथ की बढ़ी है। 2017 में योगी की संपत्ति 95,98,000 रुपए थी। वहीं 2012 में अखिलेश की संपत्ति 8,84,00,000 रुपए थी, जबकि 2019 में अखिलेश की संपत्ति 37,78,00,000 रुपए है। यानी कि 7 साल में अखिलेश की संपत्ति 327% से ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ संपत्ति ही नहीं, बल्कि आपराधिक मामले में भी सीएम योगी की छवि साफ निकली। योगी पर एक भी केस नहीं है, जबकि अखिलेश यादव पर 3 मामले दर्ज हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ पर 3 आपराधिक मामले वैसे दर्ज थे, लेकिन सीएम रहते उनके सारे केस खत्म हो गए। वहीं 2019 की बात करें तो अखिलेश यादव पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं था, जबकि 2022 में अखिलेश यादव पर 3 क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। यूपी में चुनावी संग्राम तेज होता जा रहा है, जहां बीजेपी अब समाजवाद की पूंजीवादी चेहरे को जनता के सामने एक्सपोज करने में लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष प्रदेश में बीजेपी का सफाया करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, हलफनामे पर जनता यदि गंभीर हो गई तो अखिलेश यादव की सियासी डगर आसान नहीं है, क्योंकि जनता पूछेगी सवाल, समाजवाद के नाम पर इतना पैसा कहां से कमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और जो जनता सवाल नहीं पूछ पाती है, कई बार ऐसा होता है ना कि जनता के दिल में कुछ अजीब तरह के दर्द होते हैं जो दिखते नहीं है। जो दिखते नहीं है वो दर्द ऐसा होता है, वो छलकता नहीं है, लेकिन उनके दर्द को समझने वाला ईश्वर ने पत्रकार को दिया है। ईश्वर ने जर्नलिस्ट को बनाया कि हम आपके दर्द को समझेंगे, आपके अंदर छुपे दर्द को टटोलेंगे और इस दर्द को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। क्या कोई जनता जो इस वक्त हलफनामे को देख रही होगी, क्या वो समझ नहीं रही होगी कि 2012 से 2022 तक
लगभग 500% किसी की संपत्ति में कैसे इजाफा हो गया। और क्या वही जनता इस बात को नहीं समझ रही होगी कि 5 साल सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे तो उनकी संपत्ति में भी लगभग 50 से 67% का इजाफा हुआ, तो कैसे हुआ। अगर दोनों की संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करें तो मानकर चले कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, और सबसे ज्यादा अगर बदनामी किसी के सिर पर मढ़ा जा सकता है तो समाजवाद की वकालत करने वाले, समाजवाद का चोला ओढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोगों पर ही इसका सवाल उठेगा। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि कश्यप सिंह जी इस वक्त हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। सृष्टि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दयाराम भार्गव जी हैं प्रवक्ता सुभाषपा की। दयाराम भार्गव जी, आपका स्वागत है। अजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और भी कई पार्टियों के नेता जुड़ेंगे हमारे साथ। और लेकिन सबसे पहले अजय जी के पास हम आते हैं। अजय जी, क्या है हलफनामा हर लोग पेश करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पेश किया, अखिलेश यादव की तरफ से भी पेश किया गया, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा इजाफा संपत्ति में कैसे हो सकता है। कहाँ तो समाजवाद की बात हो रही है, लेकिन सीधे देखिए 8 करोड़ से संपत्ति बढ़कर 40 करोड़। ऑन पेपर बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता, बताइए सर। देखिए, जो अभी आपने कहा कि ऑन पेपर, ये वो संपत्ति है जिसकी घोषणा की गई है। कोई अवैध संपत्ति तो है नहीं। आपने जैसे भी कमाया है वो सरकार की नज़र में है। उन्होंने हलफनामे में साफ साफ बताया कि मैंने इतना पैसा कमाया है और ये सबके सामने है, जिसमें उनकी पत्नी डिम्पल जी के नाम पर भी इनकम टैक्स रिटर्न है, हुई है, सब कुछ है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा कि उसी कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में उसी, है ना, उसी तरीके से इजाफा होना चाहिए था। एक व्यक्ति है जिसके पास परिवार है, पत्नी है, पूरा परिवार है, अपना काम धंधा भी करता है। जरूरी नहीं है कि राजनीति से ही पैसा कमाया गया हो, या अवैध संपत्ति तो नहीं है ना, पब्लिकली बताया। नहीं, अवैध तो है ही नहीं, अवैध का तो सवाल नहीं उठता। आप एक देखिए, पूरे हलफनामे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने गौर की है कि जो दूसरे योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है कि 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर, एक राइफल, इस पर जिक्र क्यों नहीं हो रहा। इस पर जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। ये भी तो सवाल है ना कि आपको एक राइफल की और रिवॉल्वर की जरूरत क्यों पड़ गई। काफी सालों से रख रहे हैं, लेकिन काफी सालों से रख रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि यदि छिपी हुई संपत्ति की हम डिस्कस करते, बात करते, तब लगता कि हाँ जी, इन्होंने जो है किस गलत तरीके से पैसा कमाया है। यदि ये पैसा गलत तरीके से कमाया गया होता तो सरकार कार्रवाई करती। तो मैं इसको जो है, अगर आपने सही तरीके से काम करके अपना पैसा कमाया है, और हर किसी व्यक्ति को पैसा कमाने का अधिकार है, वो कमा रहा है अपनी योग्यता अनुसार, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगना चाहिए। मैं सीधी सीधी बात समझना चाहता हूँ। बात यहां पर यह होनी चाहिए कि आखिरकार आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे आप उनके लिए। तो मैं इतने समय से चुनाव को देख रहा हूं, वो अलग अलग मुद्दों पर जाके भटक रहा है। आप कभी गर्मी निकालने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप लाल टोपी का जिक्र करते हैं, कभी दूसरे मुद्दों का जिक्र करते हैं, कभी जो है वो जो है मुजफ्फरनगर दंगे की तरफ चला जाता है, कभी कैराना की तरफ चला जाता है। इसको देखकर मुझे सीधे सीधे बिहार का चुनाव याद आ जाता है। बिहार में भी ऐसे ही हुआ था। तो यानी कि जब आपके पास में जब मुद्दे कम पड़ जाते हैं या जनता के बीच में जाने पर आपको जवाब देने पड़ते हैं, तब आप जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को डराओ या उसकी एक ऐसी इमेज बना दो कि ये व्यक्ति ऐसा है और ये व्यक्ति गलत है। तो मुझे साफ साफ छटपटाहट और डर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर बीजेपी जो है नुकसान में है। आप देखें, मैं जो इसको एक एनालिसिस करता हूं कि कहां सितंबर से पहले जो है बीजेपी ये कह रही थी कि हमारे सामने कोई विपक्ष है ही नहीं। तो एक बात बताएं अजय, ठीक है, आपकी एनालिसिस भी मैं देख रहा हूं, तो एक बात मुझे बताइए कि गर्मी निकालने के बाद चर्बी उतारने की बात आई, और चर्बी उतारने के बाद फिर ये भी बात आई ना कि डरा धमका कर भी किसी तरह से वोट हासिल करना है। हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, हिंदू गर्दी बढ़ गई है, इसको सही करना पड़ेगा। ये सब कहां से आ रहा है। देखिए, वही चीज है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग कौन हैं? लोकतंत्र के अंदर चुनाव के समय में ऐसी भाषा शैली शोभा नहीं देती है। लेकिन अगर आप किसी को प्रोवोक करेंगे, आप बार बार एक वाक युद्ध में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें इस तरह की होती हैं। हमने बंगाल चुनाव में भी देखा, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ये राजनीति के लिहाज से, लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं है। मैं निंदा करता हूं, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हलफनामा में
किसी का 1000 करोड़ रुपया दिखे, भले भाई, उसके पास अभी जितने भी लोगों ने जो है 7-8 साल नामांकन पहले, दाखिल किया है गौरी शंकर 7-8 जी, साल पहले, अब मैं बोल लेता हूँ, 7-8 साल पहले भले ही उसके पास 1 रुपया हो, लेकिन 8 साल 9 साल के बाद उसके पास 1000 करोड़ रुपया हो जाए, वही वैलिड हो जाए, इनकम टैक्स भर रहा हो, तो सब कुछ जायज है। किसी तरह नहीं, सरकार की नजर में है, वैलिड है, इनकम टैक्स भर रहा संवैधानिक है। दृष्टिकोण से तो, कानूनी दृष्टिकोण से तो किसी तरह से कोई पाप भी नहीं है। लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल भरा काम है कि जिसके पास 10 साल पहले 1 रुपया था, अचानक राजनीति में आ गया, सांसद बन गया, अब विधायक बनने की तैयारी हो रही है, विधान पार्षद बने रहे कई सालों तक, अब पार्टी के प्रमुख भी हैं, अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं। अब ये सोर्स ठीक है, पूरा सोर्स पता होता है, इसके बावजूद ये पैसे आए कहाँ से? क्या ये पैसे सही सोर्स है? क्या इस पैसे के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि आप सिर्फ कमाने में ही ज़्यादा दिमाग आपने लगाया कि कैसे हमारा 1 रुपया जो है 40 करोड़ में तब्दील हो जाए, फिर आपने जनता के लिए क्या किया? ये सवाल उठ सकता है ना सृष्टि? ये सवाल तो है ना जायज़ कि जिसके पास, मेरे पास भी अगर 5 साल पहले 1 रुपया हो और किसी पद पर मैं चला जाऊं, ऐसे पद पर जो संवैधानिक पद है, प्रशासनिक पद है, और 5 साल के बाद बाकी मेरा कोई रोजगार नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद हमारे पास 1000 करोड़ रुपया हो जाए और वही वैलिड है ना, इनकम टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, तो मैं किसी भी तरीके से गलत नहीं हूं। लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा ना कि भाई साहब ये 1 रुपया से 1000 करोड़ कैसे बना लिया? बिल्कुल सही सवाल है गौरी शंकर जी। जनता सवाल जरूर पूछेगी कि 1000 करोड़ कैसे बन गया 1 रुपया। 1000 करोड़ की जब बात आती है ना, तो एक और डेटा याद आता है मुझे। आज से 5 साल 8 साल पहले किसी एक इंसान की आमदनी 300 करोड़ पर डे हुआ करती थी। 300 भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 के बीच में, 250 करोड़ पर डे। और पता है आज उसकी आमदनी कितनी है? 1000 करोड़ पर डे। किसी एक व्यक्ति को अगर 8 साल लगता है, तो वहां पे एक ऐसा व्यक्ति भी है हिंदुस्तान में जिसकी आय 1000 करोड़ प्रतिदिन है। पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपके अडानी जी की। तो ऐसा क्या किया अडानी जी ने कि 150 करोड़ से सीधा वो 1000 करोड़ पर डे पे चले गए? तो आई वुड लाइक टू नो दैट ना। उसके बाद अंबानी जी की भी बात कर लेते हैं। 300 बिलियन में उसका टर्नओवर है टोटल। 300 बिलियन। ये पहली ऐसी कंपनी है साउथ ईस्ट एशिया में जिसका कैपिटलाइजेशन इतना है। तो वो कैसे हो गया पिछले 8 सालों में? तो जब एक इंसान को आप टारगेट करेंगे, एक उंगली आगे दिखाएंगे, 4 उंगली आपकी तरफ से आएगी। तो अगर एक इंसान का 1000 करोड़ 7 सालों में होता है, तो कांग्रेस, इंसान 150 कुछ करोड़ कांग्रेस के कार्यकाल, पे कैसे चला सृष्टि कुछ कांग्रेस के कार्यकाल का भी जिक्र कर लीजिए। अरे जय शाह की भी बता दूं मैं। 80,000 कुछ बताइए, गांधी परिवार के बारे में कुछ बता दीजिए। गांधी परिवार का टॉपिक रखा आपने? नहीं रखा ना आपने। तो योगी जी को संत महात्मा नहीं, तो मैं तो अडानी वाला टॉपिक भी नहीं रखा था। कहाँ रखा था? आपने लेकिन आप अगर किसी खास विशेष व्यक्ति के बारे में बोल रहे तो मैं कह रहा हूँ गांधी परिवार के जरा बता दीजिए। कौन सा ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर गांधी परिवार की संपत्ति ना होती होगी? 2 मिनट बोल रही हूँ तो सुन लीजिए। 2 मिनट सवाल पूछा है, जवाब दे रही हूँ। अगर यहाँ पे 1000 करोड़ की बात होती है पिछले 7 सालों में, तो यहाँ पे फिर तब भी बात होगी कि 1000 पर डे कैसे वो इंसान कमा रहा है। और सबसे दुखदाई बात तो तब होती है कि जब यहाँ अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, अंबानी की संपत्ति दिन प्रतिदिन मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सृष्टि? एक मिनट सृष्टि, एक मिनट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव की संपत्ति में पिछले कुछ सालों से इतना इजाफा क्यों हुआ? अरे गौरी शंकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी तो आपकी है, टैक्स रेट बढ़वा दीजिए। ईडी तो आपकी सरकार की चल रही है, इनकम टैक्स रेट बढ़वा दीजिए। क्यों योगी जी ने नहीं करवाया? क्यों योगी जी ने नोटिस नहीं भेजा? वो चीजें सही है, अगर वो टैक्स भर रहे हैं, अगर उनकी वो संपत्ति जायज है, तो क्यों आपको बौखलाहट हो रही है? नहीं, बौखलाहट नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो पूछा कि 1 रुपया की संपत्ति 1000 करोड़ हो जाए 5 साल में। 1000 करोड़ पे दिक्कत नहीं है। हाँ। ये कैसा मैथ्स है आपका गौरी जी? नहीं, मैथ्स ये गणित तो मेरा ठीक है सृष्टि जी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश का जो गणित बिगाड़ा था ना, जो पूरे देश का जो गणित बिगाड़ा था, उस गणित को भी समझाने की कोशिश कीजिए। अरे गौरी जी, गणित बिगाड़ा होता तो आप यहाँ बैठ के उसकी बात नहीं कर रहे होते योगी जी। नहीं तो क्या गोली मार देते? क्या गोली मार देते कांग्रेस वाले? मुझे गोली मार देते? करनी पड़ती है आपको। गोली मार देते सृष्टि जी? कि क्यों बैठ करके सवाल पूछ रहे हो गौरी शंकर? गोली मार देते आप लोग?
गोली मारो ठोको नीति तो आपकी योगी जी करते हैं, ये तो आपने भी देखा तो आप तो डरा रही है, धमका रही है कि बैठ करके मैं एंकरिंग नहीं कर सकता था। गौरीशंकर अगर गणित बिगाड़ दिए होते तो। लीव द डिबेट राइट नाउ। मैं अभी डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी अगर आप यूज पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं वो नहीं बोल रही हूँ जो आप कह रहे हैं। ये ठोको नीति तो आपके योगी जी करते हैं, व्यापारियों को होटल में से निकलवा। डिबेट छोड़ने वाले कमजोर प्रवक्ता होते हैं सृष्टि जी, डिबेट छोड़ने वाले कमजोर प्रवक्ता होते हैं। आपको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कांग्रेस के मुद्दों को डिफेंड करने से कोई मतलब नहीं है। ये कहना कि डिबेट छोड़ करके चली जाऊंगी तो ये कमजोर प्रवक्ता बोलते हैं। वो ऐसे प्रवक्ता बोलते हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सृष्टि। और आपके पास एक मुद्दा है, पॉइंट है कि अगर डिबेट छोड़ के चले जाएंगे तो चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सृष्टि जी, चले जाइए। ये कोई धर्मशाला नहीं है सृष्टि जी, ना कोई मंदिर है ना कोई मस्जिद है ना। बदतमीजी आप भी कर रही है ना, ऐसे थोड़ी होता है। डिबेट का मतलब होता है कि छोड़ करके चली जाऊंगी तो मैं सवाल ना पूछूं क्या आपसे। दयाराम भार्गव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दयाराम भार्गव जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सृष्टि। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपने अडानी का नाम लिया ना, आपने अडानी का नाम लिया तो मैं कह रहा हूँ गांधी फैमिली के बारे में बताइए। आम इंसान की आय आज भी एक गरीब मजदूर की आय 178 रुपीज है, उस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे आप? क्यों आज का मजदूर 178 ही कमा रहे? क्यों उसकी आय में वृद्धि नहीं हुई है? जबकि देश का सबसे अमीर 20% जो तबका है पूरे देश का, गरीब बनाने वाली कौन सी पार्टी है देश को? देश को गरीब बनाने वाली कौन सी पार्टी है ना? गरीबी हटाओ 1947 से चलाते चलाते थक गए, गरीबी नहीं हटी आप लोग से। और इसके बाद आंकड़े आप बता रहे हो मुझे, उसके बाद आंकड़े मुझे बता रहे हो कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो? दयाराम भार्गव जी आपके पास आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है। दयाराम भार्गव जी एक बात बताइए, आप हैं समाजवादी पार्टी के साथ, आप समाजवादी पार्टी के साथ है क्या मुझे आप बता सकते हैं दयाराम भार्गव जी? मैं बस इतना कह रहा हूं, एक कंपेयर करने की बात हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हलफनामा दायर किया, सब कुछ जो भी है उनके पास बताया, अखिलेश यादव ने बताया। डिबेट करने का तरीका सीख लो, समझ के एक लोकतांत्रिक देश में बैठे हो, ढंग से बात करो। यहाँ पे आप थोड़ा ढंग से बात कीजिए, आप ढंग से बात कीजिए सृष्टि, आप चैनल पे हैं, ढंग से बात कीजिए, तुम तड़ाक पर मत आइए। मुझे पता है कि आप लोगों को घबराहट हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का तो वजूद ही खत्म हो गया, तो हर सवाल का जवाब कैसे देंगे? राहुल और सोनिया बताइए दयाराम भार्गव, जमानत पर है। सृष्टि जी आपने सोच करके आया कि मुझे नहीं बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए, मेरे डिबेट में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बदतमीजी मत कीजिए आप। डिबेट की मर्यादा का भी ख्याल रखिए। अगर आपको इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं तो तुम तड़ाके पे मत आइए। तुम तड़ाक पढ़ने की जरूरत आपको है सृष्टि जी, आपने एक तरफा पढ़ाई की है, आपने एक तरफा पढ़ाई की है, एक तरफा पढ़ाई बंद कीजिए आप लोग, है ना? एक तरफा नहीं, आपने कांग्रेस, आप लोग भी कांग्रेस के बारे में जितना पढ़ा के बोलते हो ना, वो भी तलवे चाटने जैसा ही है। ऐसे कैसे बात करते हो आप सृष्टि जी? दयाराम भार्गव जी मैं आ रहा हूं आपके पास, दयाराम भार्गव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे दयाराम भार्गव बताएं, समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग हैं, क्या हलफनामा देख करके कष्ट नहीं होता कि हमारे नेता पैसे के लिए मोहताज हैं? आपके नेता है ना पैसे के लिए मोहताज, और आपकी पार्टी जिसके साथ गठबंधन है, देखिए अकूत संपत्ति सब वैलिड है सर, कुछ भी नहीं, उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता उस पर। मुझे बहुत दुख है, संपत्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन बीच में गौरी भाई ठोकिएगा नहीं, मैं संपत्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ, देश में भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 से पहले सरकार नहीं थी तो इनके प्राइवेट कार्यालय हुआ करते थे किराए पे। आज 900 मल्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी 8 साल में तैयार कर देती। ये पैसा कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी को कोई फैक्ट्री लगा, उद्योग लगा है? हाँ। कभी इस पे भी चर्चा कर लीजिए। मोदी को आप बहुत बढ़िया बनाते हैं, गरीब का बेटा है, उनकी माँ बर्तन धोती थी, चाय पीते थे, चाय बेचते थे, कभी आपने किसी ने देखा? और मजे की बात, लांछन लगाने से पहले आज दुनिया के सबसे ज्यादा संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। वो पैसा कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी का फैक्ट्री लगाई है। दूसरी बात, बीच में टोकिएगा नहीं, मुझे पढ़ने दीजिए पूरा। आज मैं लाया हूं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो आज शीर्ष नेतृत्व में मोदी की सरकार चल रही है, मोदी के जो जितने भाई बहन है, मैं सारी संपत्ति खंगाल के लाया हूँ, उस पर आप मुझे सफाई दीजिए। ये है सोमा भाई मोदी 75 साल के हैं,
सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी थे, वर्तमान में गुजरात में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनकी संपत्ति के बारे में मालूम है आपको? जो मोदी जी गरीब बताते हैं। दूसरे अमृत भाई मोदी 72 साल के हैं, पूर्व में अभी बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ अभी बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। ये बीच में कौन बोल रहा है? बोलिए बोलिए भाई साहब, दयाराम भार्गव जी। अभी सरकार नहीं बनी है दयाराम भार्गव जी, सरकार बनी नहीं है अभी, तो अभी इतना टोका टोकी मत कीजिए, बोलते रहिए, अभी आप बोलते रहिए। आप बताइए, मैंने बीच में बोला कि भाई बताओ, मैं बीच में किसी को नहीं बोला। आंकड़ों के स्रोत बताइए पहले। आप फर्जी बातें करते हैं आगे चैनल पे, किस स्रोत के स्रोत बताइए, स्रोत बताइए आंकड़ों के, आंकड़ों के स्रोत बताइए। आपके अंदर फर्जी बातें करते हैं आगे चैनल पे। देश में आपकी पहनती जो अरबों की माला पहनती है, उसके आंकड़े, अरे घपले घोटाले में जमानत पर आपकी पहनती भी है। ये देखिए, देखो ना, यही है भारतीय जनता पार्टी के साथ चरित्र। अरे स्रोत बताइए पहले, कौन सी गलत बात की स्रोत तो नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्रोत तो नहीं बता रहे, जो आगे ना बोल के चले जा रहे हैं। आगे ना स्रोत बताइए आंकड़ों के, आगे ना फटाक से डिवाइड कर दे, लगा ना सुबह कहीं से पेट में दर्द क्यों आ रहा है? सुनिए, अरे स्रोत बताइए ना, सुनिए क्या, स्रोत बताइए पहले, सुनिए, आपके अरे स्रोत बताइए, आंकड़ों के स्रोत बताइए। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले इनके कार्यालय किराए पे थे। आज कौन सा कार्यालय किराए पे था? एक कार्यालय। अच्छा रुकिए दयाराम भार्गव जी, रुके, कुछ मेहमान और जुड़ गए, रुक जाइए, सबसे बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ आलोक वर्मा जी के पास। आलोक वर्मा जी अभी हो गया गौरी भाई, हो गया मेरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी बीच में बोल रही है, अब हो गया सबको। अरे बोलना, बिना तथ्यों के बात करोगे तो बोलने कैसे देंगे? फर्जी बातें करते हो आगे चैनल पे, फर्जी बातें करते हो भारतीय चैनल पे, फर्जी बातें करते हो आगे सुनवानी चाहिए आपको। डिबेट छोड़ दूंगा आज के बाद, प्रवक्ता का पद भी छोड़ दूंगा। बताइए भारतीय जनता पार्टी के 900 कार्यालय बने कि नहीं बने 8 साल में? ये पैसा कहाँ से आया? अरे चंदे में बने हैं, हम लोगों ने चंदे करके बनाया है। हम लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति है क्या? व्यक्तिगत संपत्ति है क्या? हम लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति है क्या? अच्छा एक मिनट दयाराम भार्गव जी, रुकिए एक मिनट, रुकिए भाई साहब, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतना अभी सरकार बनी नहीं, अभी सरकार नहीं बनी, कहा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, प्रवक्ता ही भाग गए उसके। राघवेंद्र जी मैं रुकिए राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब मैं ये सवाल पूछा कांग्रेस वालों से कि अखिलेश यादव की संपत्ति में इतना इजाफा कैसे हो गया, योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो 500 कहाँ 500 लगभग फीसदी, और कहाँ योगी की संपत्ति में लगभग 50% का इजाफा। अब उनको सैलरी वैलरी भी मिलती है, उस हिसाब से जोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। अब वो भाग गई, नाराज हो गई, अडानी और पता नहीं क्या क्या बात करने लगी। फिर मैंने बोला कि कांग्रेस की कुंडली बता दीजिए, कांग्रेस के पास कितना पैसा था। इसके बाद और नाराज हो गई, फिर उनको लगा कि अब क्या जवाब दिया जाए, तो छोड़ कर कहीं भाग गई। मुझे वो सिखा के गई हैं कि मुझे और पढ़ना चाहिए। अब मैं क्या पढ़ाई करूं, मुझे तो गलत ही पढ़ाया गया ना, अब तक मुझे तो गलत ही पढ़ाया गया। या तो आप लोग गलत पढ़ा रहे हैं या फिर कांग्रेस वालों ने गलत पढ़ा दिया। और हम लोग के पास आंकड़े हैं, मैं तो बस इतना जानता, मेरी पढ़ाई बस इतनी है कि 5 साल पहले 1 रुपया था मेरे पास, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद 1000 करोड़ कैसे हो गया, जबकि मैं अलग से कोई रोजगार धंधा नहीं करता, या तो मैं राजनीति कर रहा हूं या फिर किसी बड़े पद पर बैठा हुआ, तो 1000 करोड़ रुपया कहां से आ गया? बताइए राघवेंद्र जी, मेरा सवाल कहां से गलत था? नहीं, आपका सवाल गौरी शंकर जी बिल्कुल सही है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों को एक तराजू में रखना चाहता हूँ। तीनों के जो मुखिया हैं, तीनों की जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनकी 3 पीढ़ियों से कोई ऐसा धंधा नहीं होता है जिससे अकूत संपत्ति में इजाफा हुआ हो। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे आपके सोनिया गांधी हो, या आपके मायावती जी हो, इनकी अरबों खरबों की संपत्ति आई कहां से? कोई ऐसी फैक्ट्री तो इनकी है नहीं, कोई ऐसे इंडस्ट्रीज तो लगती नहीं है। अब ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय आपके यहाँ उठ के गई थी, इसकी तुलना अडानी और अंबानी से कर रही थी। क्या कांग्रेस के समय अडानी तो तुम तड़ाक पर भी उतर आई तुरंत? क्या तुम तड़ाक पर उतर आई तुरंत कि पढ़ो, तुम्हारी पत्रकारिता ठीक नहीं है ना, सही कर लो, ऐसे डिबेट नहीं होता है, सिखा के चली गई। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, इनको ये जानना चाहिए किस आरोप पे जमानत पर है। इनकी 3 पीढ़ियों से कौन सा ऐसा धंधा होता है, अरबों खरबों की संपत्ति है,
अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल यादव हो या आपके राम गोपाल यादव हो, इनके पास इतनी संपत्ति आ कहां से रही है? जनता कोई आंखों में पट्टी नहीं बांधे। मायावती कैसे बन गया हमें जानना चाह रहे हैं, हमको बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मल्टी कार्यालय कहां से बन गया? आप विपक्ष की बात सरकार में आप जवाब आपको दे रहे हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। और गौरी अरे सवाल क्यों नहीं है? आप ये बताइए, मैं बता रहा हूँ कहां से बन गए। हम लोगों ने पार्टी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दूंगा, ये हमको बता। अरे ऑडिट किया हुआ है हम लोगों के, भारतीय जनता पार्टी ने चंदे करके बनाया है। अब हम लोगों ने चंदा करके कार्यालय बनवाए गए हैं, हमारे धन संग्रह करके कार्यालय बनाए गए हैं, लूटमार करके नहीं बनाया है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अरबों की माला नहीं पहनते हम लोग। अरे आप लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लूटमार की है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से नहीं है। योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए, उनकी हैसियत क्या है, उनके परिवार की हैसियत क्या है। कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगी है? अरे आप तुलना तो करिए, मायावती की तुलना योगी आदित्यनाथ से करिए। योगी आदित्यनाथ पर कितने संपत्ति में बढ़ावा हो गया है। मायावती और योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का क्या? चलिए सर, देखिए सुनिए सर, मैं इतना जानता हूं, हलफनामा बिल्कुल वैलिड होता है। हलफनामा में जो भी चीज़ें डाली जाती है सब कुछ सही सही बातें कही जाती है, छुपाने का कोई उसमें सोर्स नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बहुत छोटा सा सवाल है जो कि मैं अरविंद विद्रोही जी के पास एक ब्रेक के बाद में आऊँगा कि आखिरकार ये कैसे हो गया कि 1 रुपया का 1000 करोड़ हो गया, वही वैलिड हो गया, इनकम टैक्स भरा जा रहा है, अकूत संपत्ति दिखाई जा रही है, तब भी कहा जा रहा है कि रोजगार धंधा तो कोई भी कर सकता है, पैसे कमाने का हक सभी को है, बिल्कुल हक है। लेकिन अचानक से 1 रुपया 1000 करोड़ में 5-7 साल में कैसे हो जाता है? तो बहुत अच्छा व्यापार है, बिजनेस है, ये टिप्स को लेने की ज़रूरत है। मैं आऊँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, विद्रोही जी से इस चीज़ को समझेंगे, इसका पूरा समीकरण। आते हैं, चले ब्रेक के बाद स्वागत है जनता पूछे सवाल। एक कैसा समाजवाद? आप कहेंगे कि मैं इसी पर ज़्यादा क्यों फोकस हो रहा हूँ? कई लोग मुझे आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या आप? मैं प्रवक्ता किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, सवाल पूछूंगा, आपको कष्ट होगा तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डिबेट छोड़ के भागना है भाग जाइए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग डिबेट छोड़ करके भागने के लिए तत्पर होते हैं, उतारू होते हैं, ऐसे प्रवक्ता के अंदर हिम्मत नहीं होती है सवालों का सामना करने का। ऐसे प्रवक्ता कमज़ोर होते हैं और ऐसे प्रवक्ताओं को तर्कों के आधार पर बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ऐसे प्रवक्ताओं को मुझे तो लगता है कि पार्टियों को ही पैनल से हटा देने की ज़रूरत है। चलिए मैं आता हूं इस सवाल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार के पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ हैं। अरविंद विद्रोही जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। विद्रोही साहब, ये तो छोटा सा गणित है सर, बहुत आसान है इस बात को समझना कि 1 रुपया था हमारे पास 10 साल पहले और अचानक से मैंने राजनीति करनी शुरू कर दी। कुछ है ना, कुछ पिताजी और दादाजी और चाचा जी की भी कुछ उसमें कुछ रोल कह सकते हैं कि उन्होंने भी राजनीति की थी, कुछ अपना ठीक ठाक बना रखा था। 1 रुपया से बढ़ करके हमारी संपत्ति 1000 करोड़ रुपया हो गई। वही वैलिड है सर, इनकम टैक्स भरा जा रहा है, तब भी इस पर बड़े बड़े तर्क दिए जा रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। बताइए सर, गलत क्या है? जनता क्या इस बात को डाइजेस्ट कर लेगी कि गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। गौरीशंकर जी, ये जो आय का संपत्ति का ब्यौरा एफिडेविट में दिया जाता है, ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं रहता है। ऐसा आरोप जनहित याचिकाओं के माध्यम से विभिन्न राजनेताओं पर लगा है और भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते हैं वो 2 तरह से लगते हैं। एक होता है व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप राजनेताओं पर लगता है, हाँ। और दूसरा पूरे संगठन पर आरोप लगता है। अभी मैं डिबेट सुन रहा था, जो आज विमर्श का मुद्दा है वो व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव की संपत्ति और योगी आदित्यनाथ की संपत्ति बढ़ी बिल्कुल सर, कम बढ़ी उस पर है। और सुभाषपा के साथी जो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति कैसे बढ़ी। ये दोनों मामले अलग हैं, अलग है। ये तो हम लोग भ्रष्टाचार पर डिबेट भी नहीं कर रहे। एक तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की संपत्ति जो उन्होंने हलफनामा में दिया है सब वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं है। लेकिन ये सवाल है कि जनता इसको कैसे डाइजेस्ट करेगी विद्रोही साहब। गौरीशंकर जी, जो हलफनामा आज अखिलेश जी ने दाखिल किया है, इसके पहले विभिन्न चुनावों में दाखिल किया, उन हलफनामों पर मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के भी हलफनामों पर, अखिलेश जी के भी हलफनामों पर
डिम्पल जी के भी हलफनामों पर जनहित याचिका के मामले से माननीय न्यायालय में वो मामले विचाराधीन है। अभी करहल के भी जो अभी नामांकन दर्ज हुआ है, तो जो पहले की जनहित याचिका दाखिल किए थे वो वहां पर चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज की है। इसीलिए ये चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसके अधीन मामला है और ये न्यायालय की प्रक्रिया का मामला है। इसमें हमको तथ्यात्मक और विचारात्मक रूप से हम बात कर सकते हैं। हाँ। हम इसमें जजमेंट नहीं दे सकते। हाँ सर, तो मैं एक चीज पूछता हूं सर आपसे, हम लोग कोई जजमेंट दे भी नहीं रहे, एक चीज पूछते हैं सर, एक विचारधारा जिस विचारधारा पर समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। अब योगी आदित्यनाथ की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनके पास तो कुछ है ही ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना कुछ है ना, बिल्कुल संत का जीवन है उनका, वो तो दिख भी रहा है उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति से। लेकिन अखिलेश यादव की संपत्ति को देख करके लग रहा है कि वो काम से ज्यादा फोकस उनका था कि 1 रुपया 1000 करोड़ कैसे बन जाए। तो ये विचारधारा, किस विचारधारा के आधार पर समाजवादी पार्टी दरअसल रूल कर रही थी उत्तर प्रदेश में? समाजवाद कहां दिखता है सर? ये तो पूंजीवादी जैसी व्यवस्था लग रही है। जी जी, देखिए, जो हम लोग पार्टी जानते हैं और अभी उस बात को अखिलेश जी भी नहीं नकारते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अन्य विचारकों की विचारधारा पर मुलायम सिंह ने किया था। ये पुस्तक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की ही लिखी हुई, जिसमें सरकारी मठी और पुजात गांधीवादियों का उन्होंने जिक्र किया। हाँ। और उसमें उन्होंने प्रथम शुरुआत में ही लिखा था करेक्शन के बारे में। और संसद में भी समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा और हस्ताक्षर जिनके ध्वजवाहक बने मुलायम सिंह यादव नेताजी, उन्होंने पंडित नेहरू और कांग्रेस को देश में व्याप्त बुराइयों की जननी और पोषक मानते हुए सड़क से संसद तक प्रहार किया था। उनके बहस जो है, और उस समय उन्होंने पहले ही लिखा था, मैं बस 10-15-20 सेकंड में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पूरा कीजिए सर। कि अभी मैं आपको 2-3 बातें जो इधर 2-3 महीनों में मुख्य रूप से देश के सामने आई है उनको लेके बताऊंगा। ये जो विभिन्न प्रकार के गांधीवाद कैसे है, सबसे पहले आई गरीबों के 27 करोड़ आमदनी कितनों को रोज है, मैंने कहा 3 आना बनाम जो बहस संसद में, जिसको नेताजी ने बार बार बताया सदन में और लोगों से कहा कि लोहिया ट्रस्ट जाकर के समाजवाद पढ़ो, मुलायम सिंह यादव ने कहा। उसके बाद आती है मधु लिमे की किताब भारतीय राजनीति के अंतर विरोध, एक बार और भी मैंने जिक्र किया था। और ये सब जॉर्ज फर्नांडीज, स्वर्गीय ठाकुर रामेश्वर सिंह, स्वर्गीय कैलाशनाथ सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव की देन है मेरी व्यक्तिगत, मैं इसका अध्ययन करता हूं। और इन्हीं साहित्य के बदौलत, उनके संघर्षों के बदौलत मैंने कम से कम 1000 लेख समाजवादी पृष्ठभूमि पर, बसपा के आतंक पर, अखिलेश के शासनकाल में और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल पर। फिर ये आया सबसे महत्वपूर्ण किताब जो मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रह के छपी, समाजवादी आंदोलन लोहिया के बाद। जिस दिन मुलायम सिंह के कथनानुसार लोहिया ट्रस्ट में छपी हुई किताबों का अध्ययन समाजवादी पार्टी के 9 समाजवाद के कार्यकर्ता पढ़ लेंगे, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा। यही बात देखिए विद्रोही साहब, यही बात मैं उठा रहा हूं कि समाजवाद की जो विचारधारा है, जो अवधारणा समाजवाद की है, जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश जमीन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, तमाम कई पार्टियों की तरफ से की गई, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही है। नव समाजवाद जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं विद्रोही साहब, नव समाजवाद में दरअसल लोहिया के विचारधारा और जो तमाम समाजवादियों की विचारधारा है वो कहीं दिख नहीं रहा है। दिखने की ज़रूरत है, उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है। पैसे दिख रहे हैं, संपत्ति बढ़ रहा है, समाजवाद घिसटता जा रहा है, समाजवाद के नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। अजय शर्मा के पास में आएंगे, काउंटर कर सकते हैं इसके बाद। अजय शर्मा जी, क्या लगता है, समाजवाद तो देखिए समाजवाद है, समाजवाद का चोला कोई ओढ़ करके पैसे इकट्ठा करने लगे, लोहिया की विचारधारा का अपमान करने लगे, तो फिर हम कैसे जायज बताएंगे? अब हम बताइए जरा, देखिए इस पूरे मामले को अजय शर्मा जी कैसे जायज बताएंगे कि पैसा तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपया का 5000 करोड़ रुपया हो जाए, क्या दिक्कत है? बिजनेसमैन तो है नहीं है लोग। बिल्कुल, मैंने सभी लोगों को सुना, जिस तरीके से कहा गया समाजवाद के बारे में कहा गया,
मैं जितना समझ पाया हूँ समाजवाद के अंदर सभी को समान रूप से जो है अधिकार है कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमा सकता है, चीज़ें काम कर सकता है। मेरा जो मैं मोटी मोटी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार यदि ये पैसा जो कमाया गया है जिस पर चर्चा हो रही है यदि गलत है तो उसके पास बहुत सारे सरकारी तंत्र हैं जिस पर उसको बात हो सकती थी। मैंने जैसे भी कहा गया कि भाई योगी जी फ़कीर हैं, उनके पास में गाड़ियां नहीं है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं तो उससे पहले उन्होंने जो हलफनामा दिया था 3 गाड़ियां थी उनके पास में, पैसा भी था, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा दिया उसमें चल और अचल संपत्ति में जो चल संपत्ति का ब्यौरा दिया जो उनको जो है प्रतिनिधि रूप में या सैलरी रूप में मिलता है उसको उन्होंने ब्यौरा दिया है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो है अचल संपत्ति का भी ब्यौरा है, जिसमें मैंने गूगल किया तो मुझे जो मिला है किसी एक अच्छी न्यूज़ वेबसाइट से कि अखिलेश जी के पास में जो है 8.43 करोड़ की जो है बैंक बैलेंस है और डिम्पल जी के पास में 4.6 करोड़ का बैंक बैलेंस है जो कि चल संपत्ति है। पूरे परिवार पर 13.3 करोड़ है, बाकी अचल संपत्ति है। लोन भी है, टोटल 40 करोड़ बैठता लोन भी है उनके ऊपर, लोन का भी ब्यौरा इसके अंदर, देनदारी भी है। लोन भी है उनके ऊपर। तो उन्होंने पूरा जो है खुला किया कि हमारे पर इतना लोन है, इतने लाख रुपए का लोन है, इतना डिम्पल जी पर लोन है, इतना अखिलेश जी पर लोन है, इतना उन्होंने मुलायम जी पर लोन दे रखा है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं ये ठीक है, चुनाव आयोग का मामला है, वो अपना देखेगा। चुनाव आयोग का भी मामला नहीं है, किसी का कोई मामला नहीं। हलफनामा चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। जैसे विद्रोही जी कह रहे हैं, विद्रोही जी कह रहे हैं कि रोहिया जी एक विचारधारा की बात है, बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधारा क्लैश कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस विचारधारा के साथ पार्टी का उदय हुआ। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो क्या लोगों के पास में समान अवसर नहीं थे अपने जीविकोपार्जन के लिए? क्या यदि पूछ लेते हैं राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी बताइए सर, बताइए सर, ये 2012-17 उससे पहले मुलायम सिंह यादव 2000 इसके बाद 17 से 22, मतलब बहुत चीजें एक ही जैसी हैं। कुछ जो आप लोग दावे कर रहे हैं बस ऐसा ही हैं, बाकी योगी आदित्यनाथ जो हलफनामा में दिए हैं उतना ही है ना, कि और भी कुछ बेरोजगारी की दर की तुलना कर लीजिए और 500-700 करोड़ रुपया इधर उधर रखे हुए हैं योगी जी सरकार में, जो दिखा नहीं रहे हैं। क्या स्थिति है, महंगाई की तुलना कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि लोग बस कितने अवसर है पैसे कमाने के। राघवेंद्र जी बोल रहे हैं, राघवेंद्र जी बोलिए। मेरी बात सुन लेने दीजिए भाई, थोड़ा धैर्य से सुन लें। गौरी शंकर जी, अगर कोई आदमी अपना नाम हरिश्चंद्र रख लेता है तो उसका तात्पर्य ये नहीं होता ये सत्यवादी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे अगर आप कह रहे हैं कि अगर हरिश्चंद्र रखने को हरिश्चंद्र नहीं होता, कोई ऐसे फकीर कहने को फकीर नहीं हो जाता है। ये समाजवाद के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठगी मचाए हुए हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है, तो बिल्कुल उनकी आंखों का पानी मर चुका है। जी आप सही कह रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात है, इसलिए आप जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ भी झांक कर देख लीजिए कि हम किस तरह से अपने आप को प्रचारित करते हैं, कहते हैं, इसलिए हर वक्त दूसरे पर उंगली उठा देना सही नहीं है। एकदम जो है निष्पक्ष बात कीजिए। यदि आप दूसरे को इस तरह से कह रहे हैं तो आप कहाँ पर खड़े हैं? आप किस तरह से अपने आप को जो दिखा रहे हैं जनता के बीच में? उनको पूरी बात करने दीजिए। शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने जब सरकार बनती है तब बिना घपले घोटाले के इनकी कोई योजना, कोई प्रकल्प पूरा नहीं होता है। इनके पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जब इनके यहाँ नौकरी निकलती है किस प्रकार से बोरा निकाल के ये लोग निकल पड़ते हैं वसूली करने। अरे नौकरी के नाम पे तो बहुत सारे पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर आपका क्या स्टैंड है? ये उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में नौकरियों के नाम पर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, युवा रोजगार मांग रहा था, उस पर आपका क्या स्टैंड है? हाँ, अभी स्टैंड बता रहे हैं। देखिए, हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बता रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोगों ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो बेरोजगारी दर 17.5% थी। ये रिपोर्ट इंडियन फॉर इकोनॉमी, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है। आज की तारीख में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मैं बता रहा हूँ विपरीत परिस्थितियां इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा 1.5 साल खराब हुआ है कोरोना काल में। वर्तमान में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की 4.5% है मान्यवर। हम लोगों ने सरकारी नौकरियां 5 लाख देने का काम किया है। बताइए दयाराम भार्गव जी, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं भाई साहब? हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? सुनिए ना, मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। अब धैर्य रखिए और आपका गणित, धैर्य रखिए ना। आपने कहा, अरे धैर्य रखिए, तो मेरी बात तो सुनिए। आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया है।
समाजवादी पार्टी ने 1,99,000 सभी सेक्टर पूरा टूटा हुआ है, लोगों के पास में नौकरियां नहीं है, लोगों के पास में जो है जिनके पास नौकरियां हैं उनकी सैलरियां जो है कि कम हो चुकी है। आप उसको कहाँ छिपाएंगे? आप उसको क्या सरकारी नौकरी के आधार पर आप जो है विकास की बात करते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास में नौकरी की बात करें राघवेंद्र जी, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। पद खाली है। सुनिए आप भाई, पट्टी बात बैठा करिए। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ से गौरी शंकर जी उठा लाते हैं आप लोग? सुनवाइए इनको, गौरी शंकर जी कोई सही डिबेट करने वाले बनाया करिए। सुनवाइए इनको। कुछ भी बोलने लगते हैं। अरे मैं तो स्रोत बता रहा हूँ, मैं तो स्रोत बता रहा हूँ ना 16 भाई, मैं तो स्रोत बता रहा हूँ। लीक होता है, अपनी लीक बेरोजगारी दर कम हुई ना, 4.5%। अच्छा दयाराम भार्गव जी एक बात बताएं, दयाराम भार्गव जी एक बात बताएं, क्या जब आप लोग थे बीजेपी में साथ में थे ना, उस वक्त भी काम देखिए अच्छा हो रहा था, बेहतर होता। आप लोग तो झंडा बुलंद करके बात दोहराते रहते थे। अचानक से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि बीजेपी के किसी काम को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? नौकरी तो मिल रही है, ऐसी बात नहीं, मैं जहां तक जानता हूं नौकरी तो ठीक ठाक मिली है, विकास भी दिख रहा है, सड़कों की व्यवस्था अच्छी है, एक्सप्रेसवे हाईवे सब बन रहा है। और क्या चाहते थे आप? ये लोग कानून व्यवस्था भी बेहतर है। डिस्टर्ब मत किया करिए। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे फिर थोड़ी देर के बाद कहेंगे सुभाषपा के दयाराम भार्गव जी बीजेपी के प्रवक्ता। सुनिए, अब आप बताइए गौरी भाई, आपको किस आंकड़े से उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली? 34 लाख सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली होगी, सरकार ने वो नहीं भरा। 16 पेपर होता है, नौकरी तो मिली है, हो जाता है। नौकरी तो मिली है दयाराम भार्गव जी, ऐसा नहीं। 5 लाख वाला आंकड़ा सही है। अरे आंकड़ा बता रहा हूँ भाई, 5 लाख सरकारी नौकरी बता रहा हूँ मैं। इस आंकड़े को आप गलत इसलिए नहीं कह सकते हो कि आंकड़े। अच्छा मैं 100%। अच्छा मैं आता हूँ विद्रोही जी से मैं थोड़ा कंफर्म करूँ। आते हैं पास में है, आते हैं आलोक जी में, अजय जी में आता हूँ थोड़ी देर के बाद। अरविंद विद्रोही जी के पास में आ रहा हूँ। रुके दयाराम भार्गव जी, रुके भाई साहब, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है कि है ना, सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, एकदम से सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने हमें बोलने कहा दिया, आपने हमें बोलने कहा दिया। इतनी देर से तो बोल रहे हो, इतनी देर से बोल रहे हो, लोग कह रहे हैं कि भाई उन्हीं को बोलने दो। अरे जितनी बड़ी पार्टी है उतना बोलने दे रहे हैं, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो? नहीं ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं मेरा। अरे भाई ठीक है, पार्टी के आधार पर मैं बंटवारा नहीं। देखिए नहीं भाई, मैं राघवेंद्र जी, मैं आपने जो कहा जितनी बड़ी पार्टी पर मैं बता दूं कि अगर आप 2014 से लेकर 2022 तक आप आकलन करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो पार्टी सत्ता में, जो पार्टी आपके विपक्ष में नहीं थी, सितंबर के बाद से क्या स्थिति है उसकी? आज वो आपको लगभग 150 से ज्यादा सीटों का डेंट दे रही है। तो वो पार्टी जो है आज आपके बराबर खड़ी हो गई है लगभग। आज आप नुकसान में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ गया है, तो आप तो नुकसान में है। तो क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो है वो छोटी पार्टी है? आज आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है वो आपके सामने, आपको आपके पसीने छुड़ा दिए उस पार्टी ने। इसलिए इस तरह की बातें मत कीजिए, आपसे जो मुद्दे की बात है उस पर बने रहिए ना। अच्छा मैं आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त अरविंद विद्रोही जी हैं। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा क्या है, मैं भी देखना चाहता हूं कि आंकड़े जो दयाराम भार्गव जी कहते हैं उन आंकड़ों पर मैं भरोसा करूं, राघवेंद्र जी जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करूं, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं अखबारों में जो पढ़ता हूं, आते हैं दयाराम भार्गव जी आते हैं। आपका नाम लेने के साथ ही बोलने लगते हो। सुनिए तो पहले आप सुनिए, नाम मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिया आपका, लेकिन हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं विद्रोही साहब, अखबार में बाकायदा तमाम आंकड़ों के साथ संस्थानों का उसमें नाम दिया रहता है सोर्स में। ये सारे आंकड़े तो दिखते हैं कि 5 लाख नौकरी दी गई, सरकारी नौकरी दी गई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, है ना, किसानों को लेकर इतना बड़ा कर्ज माफी का ऐलान किया गया। हर सेक्टर्स में कुछ ना कुछ काम तो दिख ही रहा है, ऐसा तो है नहीं। फर्क जो दिखाने की कोशिश हो रही थी सरकार की तरफ से, क्या वाकई में कुछ नहीं हुआ है? अरविंद विद्रोही जी, दयाराम भार्गव क्या बात कर रहे हैं? बाकी कांग्रेस की प्रवक्ता क्यों यहाँ से एकदम से झुंझलाती उठ करके चली गई यहाँ से? हम लोगों के साथ के जितने भी लोग थे, लखनऊ में भी थे, तमाम पत्रकार थे जिन्होंने अपने मीडिया हाउस को चेंज किया, उनकी किसी कारण से नौकरी गई जी। 3-4-6 महीने के बाद आज जिस पोजीशन में वो लोग थे, जिस चैनल में थे, उस चैनल को वो लोग छोड़ करके उससे बढ़िया ही, या तो तनख्वाह ज्यादा बढ़िया मिल गई है या तो बैनर बढ़िया मिल गया है, कोई खाली नहीं है। दूसरी बात, मैं अपने रिश्तेदारी में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर बाराबंकी
में जो समाजवाद पुरोधा स्वर्गीय राम सेवक यादव की नगरी है, कर्म भूमि है, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की कर्म भूमि है, जहां से समाजवाद की पताका, वास्तविक समाजवाद जहां से पनपा पल्लवित हुआ है, जिसकी महक गई है गांव के वंचित लोगों के बीच में, जहां कहीं जातीय आधार पर विद्वेष नहीं पनपा, उन डॉक्टर राम मनोहरिया के अनुयायी राम सेवक यादव और चौधरी चरण सिंह के अनुयायी बेनी प्रसाद वर्मा की धरती से मैं बोल रहा हूं। और जो भी लोग थे और हमारे भी मोहल्ले में, लेकिन एक दिक्कत है कि जैसे मैं हूं, मेरी अपनी प्रवृत्ति है कि मैं बाराबंकी लखनऊ नहीं छोड़ सकता हूं, तो और मैं नौकरी में भी नहीं हूं। हाँ। तो मैं कह सकता हूं गौरी जी कि बेरोजगारी का संकट है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए कम से कम 1,80,000 रुपए की, वो बाराबंकी और लखनऊ में मिलेगी नहीं। हाँ। मैं बंबई और दिल्ली जाऊंगा नहीं। तो ये भी अपनी योग्यता और क्षमता से ज्यादा के पैसे की नौकरी का अभाव अरे है। विद्रोही जी कैसी उसके बात कर अवसर रहे हैं कम है, आप। उसके मैं अवसर गाजियाबाद को नोएडा बढ़ाना की बात चाहिए। कर लेता हूँ आपसे। यहाँ पर जो छोटे छोटे सेक्टर में जिनकी तनख्वाहें 20,000 थी, 25,000 थी, 30,000 थी, उनको 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है। आप 1,30,000 पे पहुंच गए। जिनको 1,30,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी, उनके कोरोना काल में यदि 20% की कटौती हुई या 30% कटौती, कहाँ जाके वो पहुंचे। मैं तो उस मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ कि जो है जिसकी सैलरी जो 50% कट गई, या जिनको 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली या 3-3 महीने तनख्वाहें नहीं मिली, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। चलिए ठीक है ना, नहीं, तो ठीक आप है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए मैं आ रहा हूँ विद्रोही साहब मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी देर के बाद। अजय शर्मा जी आपके पास भी आता हूँ। मैं सिंह साहब के पास आ रहा हूँ। सिंह साहब एक बात बताएं। सिंह साहब एक बात बताएं मुझे। सिंह साहब एक बात बताएं, क्या जो आप लोग लिस्ट दिखाते हो लंबी, अब सुनिए दयाराम भार्गव जी, कुछ काउंटर करना होगा तो कर लीजिएगा राघवेंद्र जी को। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ विद्रोही जी, मैं विद्रोही जी आता हूँ। राघवेंद्र जी जरूरी सवाल आपसे है। ये जो लंबी लिस्ट आपकी तरफ से जारी की जाती है कि इतना नौकरी दिए, इतना विकास किए, इतने कर्जे माफ किए गए, तमाम तरह के डेवलपमेंट्स हुए, तो इस लिस्ट का आधार क्या आप लोग पेश करते हैं कि देखिए ये है, ये बकायदा हमने किया है, ऐसा आप लोग दिखा रहे हैं या फिर टीवी पर बैठकर, डिबेट पर बैठकर, या फिर बकायदा हर जगह पोस्टर लगा करके बस प्रचार कर रहे हैं? बताइए सर जरा। गौरी शंकर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ जी, और लगातार हम लोग अखबारों में भी ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारी जो है सरकार की उपलब्धियां लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं। हाँ। और टीवी चैनलों में बता रहे हैं। हाँ। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, अगर इन्हें लगता है इसमें कोई शक है, तो इनके पास कोई सही आंकड़े हो तो हमारी पार्टी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं कर देती हैं, न्यायालय क्यों नहीं चले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े बता रहे हैं वो गलत आंकड़े हैं। भाई ये लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ये बताइए, वर्तमान में 59 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सरकारी और प्राइवेट, क्षमा करिएगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके तैयार हो चुके हैं। और वर्तमान में हम लोग 4 एक्सप्रेस बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है? 4 एक्सप्रेस बनी है कि नहीं बनी है? ये बताइए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने कि नहीं बने? बात करते हैं। मतलब दयाराम भार्गव के हिसाब से ये सब बस कागजी है, नहीं बने हैं। एक शब्द जरा ले लो। मैं मेरी बात सुनिए भाई, अगर नहीं दे रहे हैं आपको तो बहुत अच्छा है मौका है भाई, आपकी सरकार बन जाएगी भाई। मैं बता रहा हूँ पार्टी से पार्टी एक मिनट सरकार बन जाएगी। यही मोदी फर्जी आंकड़े हैं, तुम न्यायालय नहीं जा रहे हो आप लोग। दूसरी बात ये कह रहे हैं न्यायालय में नहीं जा रहे हो। आज महंगाई चरम सीमा पे इसकी चर्चा कोई नहीं करता। दूसरे सदन में मोदी जी ने कहा, अरे न्यायालय जाइए, हमारे सब आंकड़े गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है गौरी भाई, अमृत काल चल रहा है। अरे हमको ये बताइए, इस अमृत काल में कहाँ से आप ले आते हैं? सर जैसे आप प्रवक्ता हैं सर, वैसे दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता है। ऐसे मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसे मैं आपको बुलाता हूँ वैसे दयाराम भार्गव जी बुलाते हैं, पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं सर। सब करते हैं
गौरी शंकर जी, इनको तथ्यों में बात करनी चाहिए। क्या 2000 करोड़ की संपत्ति हम लोग 2000 करोड़ की संपत्ति समाजवादी पार्टी के अपराधियों से आप लोगों ने छुड़ाई कि नहीं छुड़ाई? भारतीय जनता उत्तर पार्टी प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई, समाजवादी पार्टी के गुंडा थाना चलाया करते थे कि नहीं करते थे? 2000 बड़े अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? अरे क्या कमाल करते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन होते थे कि नहीं होते थे? 900 मल्टी कार्यालय कैसे बन गया भारतीय जनता पार्टी? हमें जवाब दीजिए, कहाँ से पैसा आया? बन गया मेरी अरे आगे आप बताइए ना, ये पैसा कहाँ से आया? दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, क्या 70 साल में जितना काम हुआ उससे कहीं ज्यादा काम 5 साल में नहीं हुआ क्या? अगर होता तो हम सरकार से अलग नहीं होते। आपने एक प्रश्न किया 18 महीने तो राघवेंद्र जी, ऐसा आप लोग क्यों लिखते हैं कि जो 5 साल में हुआ 70 साल में नहीं हुआ? भ्रष्टाचार के नाम पे, लेकिन यही लोग जो चश्मा पहन रखे थे कहते थे सब कुछ ठीक चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी से 3 कैबिनेट मंत्री बाहर क्यों है? 16 विधायक भाग के क्यों है? गौरी भाई, इसकी भी चर्चा कर लीजिए। आज अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और प्रकाश राज मिल करके अगर सभा में बैठ नहीं लगाए होते तो भारतीय जनता पार्टी का चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, ये 5 साल 70 साल वाला थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ 5 साल में हमने कर दिखाया? असल में ये लोग बोलने नहीं देना चाहते। सुनिए दयाराम भार्गव जी, सुनिए तो एकदम से आप पूरा एकदम तैश में रहते हैं पूरा। सुनिए तो भाई साहब, अभी सरकार नहीं बनी है सर आपकी, अभी सरकार कहाँ बनी है अभी सुभाषपा समाजवादी पार्टी की? रुकिए तो थोड़ा सा सुनिए तो। 2022 में अब बिना सुने जनता के बीच में कैसे जाओगे? सुन ही नहीं रहे हो। राघवेंद्र जी भी तो कुछ बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए उनकी बात। बोलिए राघवेंद्र जी। भाई देखिए, मैं तो सरकारी नौकरी के आंकड़े तो मैं दे चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 तक मात्र 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों के समय के थे। कहने का मतलब 1947 से लेकर 2017 तक मात्र 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज बने थे। हमने उनकी संख्या सरकारी मेडिकल कॉलेज की बता रहा हूँ, उसको बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था। और प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज बने हुए। 4 एक्सप्रेसवे हमने बनवाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 10 महानगरों में मेट्रो चलाने का यत्न हुआ, जिसमें से 5 में चल रही है। और इसके अलावा हम लोगों ने 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, 1.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी, 7 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया। कल्पना करिए, मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया, 3 करोड़ मुफ्त शौचालय बनवाए। और कोरोना काल में 1.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, जो आज भी बांटा जा रहा है। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का निर्माण कराया और निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगनों को 1000 रुपए की पेंशन देने का काम किया। और हम लोगों ने जब हमारी सरकार बनी थी 36,000 करोड़ किसानों का पहले दिन ऋण माफ किया था। चलिए सर, फिर भी कई सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए उनको। विपक्ष का ये काम जरूर है, लेकिन विपक्ष के पास एक जरूरी, मुझे लगता है एक सुझाव विपक्ष के लिए हर लोग देना चाहेगा, मैं भी देना चाहता हूं कि कम से कम जो काम होता है ना, उस काम को कम से कम अच्छा बताने की कोशिश होनी चाहिए। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो बचाइए, पूरा हल्ला कीजिए, शोर कीजिए, लेकिन अगर कोई काम हुआ है तो बताइए ना, उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? सरकार किसी की रहे, जनता का अगर भला हो रहा है, जनता के फेवर में कोई भी सरकार काम कर रही है तो उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उसे बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। चलिए, आप सभी यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।